देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल के दौरे पर हैं। नगरोटा बगवा में भव्य रोड शो के बाद जेपी नड्डा ने जनसभा की। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चुनावी जोश भरा। रोड शो में उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दोनों के वक्तव्य में दोनों ने बड़े गौरव के साथ और गर्व के साथ जो काम किया है उसको आपको बताने का प्रयास किया। मित्रों, ये राजनीति की संस्कृति का मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव है। राजनीति छोटी छोटी बातों से तय करती है कि उसकी हवा किधर बह रही है और क्या चीज चल रही है और किस चीज को लोगों ने नकार दिया। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता का भी महानेता खड़े होकर यहां बोल सकता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। वो बात करेंगे तो जातिवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो संप्रदायवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो इलाकावाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो भाई भतीजेवाद की बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने इन सब लोगों को परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, इसको सीधी टक्कर देते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। यह है राजनीति का अंतर, यह है राजनीति का फर्क। कि आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री छाती ठोक के जनता के सामने बोलते हैं, ये कहा था, ये किया है, ये कहे हैं, इसको करके देंगे। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला, तो साथ ही उन्होंने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राज ठाकरे की धमकी को कोई नहीं डरते है। राज ठाकरे दूसरी तरह की धमकियाँ देते रहते हैं। राज ठाकरे ने अगर मंदिर में अगर लाउड स्पीकर लगाना तो लगा सकते हैं, लेकिन मस्जिद का जो स्पीकर है उसको हटाने की बात अच्छी बात नहीं है। मस्जिद का जो स्पीकर होता है उसका आवाज़ कम किया जा सकता है। अगर किसको तकलीफ होती है तो उसके लिए उसमें कोई नियमावली बनाई जा सकती है, लेकिन पूरा लाउड स्पीकर हटाओ, ये गुंडागर्दी करने की जो भूमिका राज ठाकरे की है। तो रिपब्लिकन पार्टी का मानना है कि इसी तरह की गुंडागर्दी हमने चलने नहीं दे देंगे। राज ठाकरे अगर इसी तरह की धमकी दे देते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान अगर कोई करने का काम करते हैं, तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। हम हिंदू मुसलमानों में कोई संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। अगर हिंदू पर अन्याय होगा तो हिंदू समाज को भी हम मतलब पूरा संरक्षण न देंगे, और मुस्लिम समाज पर अन्याय होता है तो मुस्लिम समाज को भी हम संरक्षण न देंगे। यहाँ कोई राज ठाकरे अकेले दादागिरी कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि बुलडोज़र यहाँ चल रहा है, बाबा का बुलडोज़र, मतलब जहाँ जहाँ क्रिमिनलिटी है, जहाँ जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वहाँ माननीय योगी जी का बुलडोज़र चल रहा है। वहाँ मतलब तो ये बुलडोज़र जो है अभी दिल्ली में इसलिए चला कि वहाँ दंगा फसाद हुआ। रामनवमी की जो शोभा यात्रा थी, जो जुलूस था, ये जुलूस पर पथराव हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जुलूस चाहे मुसलमानों का हो या हिंदू का हो या दलितों का हो, इसी तरह की पत्थरबाजी करना अच्छी बात नहीं है। दो समाज में इसी तरह का झगड़ा लगाना अच्छी बात नहीं है। और जिन्होंने भी मतलब दंगा करने की कोशिश की है उनको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने का जो काम हो रहा है, तो ये इसी तरह का काम होना भी चाहिए। अगर किसी को धंधा पानी करना है तो उनको अधिकार है, लेकिन परमिशन लेकर वो धंधा कर सकते हैं। म्यूनसिपालिटी से बात करके जगह लेकर वहाँ अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में इसलिए बुलडोज़र चल रहा है कि भाई वहाँ दंगा फसाद भी हुआ है और वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी था,
इसलिए वहाँ बुलडोजर, तो वहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो वहाँ के लोगों का संरक्षण करने में बिल्कुल असमर्थ हो गई है। जो अशोक गहलोत की सरकार है, ये सरकार के माध्यम से वहाँ लोगों का संरक्षण करने की जो भूमिका उनकी होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ राज्य सरकार ने मतलब जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और वहाँ शांति बरकरार रखनी चाहिए। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर को लेकर सियासत गरमा चुकी है। 300 साल पुराना मंदिर गिराने पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए यह सब किया गया। राजगढ़ अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया सरकार के इशारे पर। इसकी पृष्ठभूमि में विधायक की वो धमकी साफ तौर पर दिखाई दी जाती, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हो। जी हाँ, मंत्री जिस तरीके से विधायक के पुत्र के खिलाफ उत्पीड़न का दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और अभी भी वो पुलिस की पहुंच से बाहर है, उसको संरक्षित करने की कोशिश हुई है। और दूसरी तरफ राजगढ़ कस्बे के संभ्रांत लोगों को सबक सिखाने के लिए ये कहा गया विधायक की तरफ से कि इस तरीके से मेरे पुत्र के खिलाफ ज्ञापन क्यों दिए जाते हैं और यदि ज्ञापन दोगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके पब्लिक डोमेन में इसके वीडियो आए हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार विधायक के दबाव में किसी भी हद तक जा सकती है। पक्ष है मुख्यमंत्री का, जो अपने विधायकों के इशारे पर इस तरीके की कार्रवाई अंजाम करते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष तुष्टीकरण का भी है कि किस तरीके से अपने वोट बैंक को साधने के लिए माइनॉरिटी के लोगों को खुश किया जाए और मेजोरिटी के लोगों को उनका मनोबल गिराया जाए। स्वाभाविक तौर पर सिर्फ ये दो चीजें हैं। इसकी आड़ में यदि किसी मास्टर प्लान की, नगरपालिका के किसी प्रस्ताव का या किसी और चीज का जिक्र होता है, शहरी गौरव पथ का, तो मुझे लगता है वो बेमानी सी बात है। 300 वर्ष पुराने मंदिर में किस तरीके से अतिक्रमण हो सकता है, ये समझ से परे है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस मसले को ठीक से डील नहीं किया। सरकार की नीयत खराब थी। सरकार विधायक के इशारे पर धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना चाह रही थी, नगर के कस्बे के लोगों में भय पैदा करना चाह रही। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मुद्दे पर राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी ने कहा कि मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि मंदिर के मामले में जो मुद्दे बनाए जाते हैं उसके आगे पीछे की जो स्थिति होती है वो लोगों के सामने नहीं रखी जाती। हम मंदिरों का पूरा सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था राजस्थान में, जयपुर में पिछली गवर्नमेंट के टाइम? कोई नैतिक अधिकार है उनको? कितने मंदिर हटाए गए, कितने मंदिर तोड़े गए, और ऐसे मंदिर भी तोड़े गए जिनको बचाया जा सकता, और फिर उनको बनाना पड़ा उसको। विकास के नाम पर अगर किसी चीज को कोई हटाने की आवश्यकता है, एक तरीके से हटाई जाती है, बुलडोजर नहीं चलाए जाते। अगर ये सीखना है कि कैसे बिना बुलडोजर चलाए विकास हो सकता है, कैसे बिना बुलडोजर चलाए अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं, तो अशोक गहलोत जी से सीखना होगा भारतीय जनता पार्टी। जो पहली सरकार थी अशोक गहलोत जी की, राजस्थान में जयपुर में बरामदे खाली हुए मुख्य बाजारों के, एक ईंट सरकार, कोई मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात उनका आरोप कर रहे थे। अलवर का जो मैंने आपको कहा ना, विकास के लिए अगर कहीं किसी चीज को हटाने की बात है, और हमारे यहाँ तो एक फैशन हो गया, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि मंदिर के मामले में जो इश्यूज बनाए जाते हैं उनके आगे पीछे की जो स्थिति होती है वो जनता के सामने नहीं रखी जाती। हम पूरा सम्मान करते हैं मंदिरों का। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज्यादा धार्मिक भाव के लोग हैं। बस हमारी सोच ये नहीं है कि हम अपने धर्म के नाम पर वोट मांगे। हमारी सोच ये नहीं है कि हम धर्म के नाम पर सवाल उठाएं। हमारी सोच ये नहीं है कि हम धर्म के नाम पर लोगों को वोटों का ध्रुवीकरण करें। धर्म हमारी निजी आस्था का प्रश्न है, धर्म हमारी धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न है। वोटों की राजनीति से हमारे धर्म का या लोगों को भड़काने की दृष्टि से हमारे धर्म को काम में लेना हमने नहीं सीखा। हम आगे भी अपने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेंगे, धर्म का सम्मान करेंगे, भारतीय होने पर गर्व करेंगे, लेकिन किसी भी दृष्टि से इनको वोटों का। वहीं राजस्थान कांग्रेस पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने अलवर मामले को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को देश और प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनकी मिली भगत से बुलडोजर चला।
उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा धार्मिक उन्माद को फैलाना है, जिसे राजस्थान सरकार कामयाब नहीं होने देगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में किसान को गाड़ी से केंद्रीय मंत्री के द्वारा गाड़ी चला करके कुचल करके मार दिया गया और कोर्ट को मुगालता देख करके स्टेट गवर्नमेंट ने पक्ष लेकर के उसकी बेल करवा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वापस बेल निरस्त की है। ये पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के लोगों के सामने है। इसलिए इनकी जो बातें हैं जितनी भी हैं वो बनावटी बातें हैं। इसलिए कि हम लोग कभी भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक एजेंडा बन गया है कि धर्म के मुद्दों को उछाल करके और भाई को भाई से लड़ा करके धार्मिक उन्माद फैला करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजस्थान में उनके मंसूबों को अलवर जिले के राजगढ़ में नगरपालिका ने नगरीय मास्टर प्लान के नाम पर सराय बाजार में की गई कार्रवाई में करीब 85 मकानों दुकानों को तोड़ दिया। इसी दौरान 3 मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद सियासत गर्म हो गई। इस पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि अलवर में 300 साल पुराने हिंदू सनातन मंदिर को तोड़े जाने पर विपक्षी मौन क्यों है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप जरा देखिए कि जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे थे और मैं देखा वहाँ पे मस्जिद पे भी, जबकि बुलडोजर नहीं चले थे, उसके अगल बगल चले थे जो अतिक्रमण था, लेकिन वहाँ पे जहांगीरपुरी में उठा रहे थे कि भाई मंदिर को क्यों नहीं तोड़ दिया पास में। हमें लगता है कि जहांगीरपुरी के जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे जो कार्रवाई हो रही थी उसका बदला इन्होंने जा करके राजस्थान में ले लिया। हमारे 300 वर्ष पुराने मंदिर को जिस प्रकार से बेइज्जती कर करके उसको तोड़ दिया जेसीबी मशीन से, तो सीधा लग रहा है। और राहुल और प्रियंका तो मौन है, बाकी जितने विपक्ष के नेता हैं वो लग रहा है कि अब गहरी नींद में सो रहे हैं। तो ये तो ऐसे जो छद्म धर्मनिरपेक्ष के नेता हैं इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों पे, जब रोहिंग्या घुसपैठियों पे, जब और अवैध लोगों पे, जो पत्थरबाज हैं उन पे, जो जिहादी हैं उन पे अगर कार्रवाई होता है तो वृंदा कारात समेत तमाम कांग्रेसी और विपक्ष के नेता उनके समर्थन में कूद जाते हैं। लेकिन जब मंदिर पे, इतने प्राचीन मंदिर, इतने पुराने मंदिर, जब सरकारों का अस्तित्व तक नहीं था और तब से गलत का अस्तित्व तक नहीं था, तब से वो मंदिर बना हुआ है, 300 वर्ष पुराना है और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है और कहीं से आवाज नहीं आ रही है। तो ये तो इनको विपक्षियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में अपराध करना आसान नहीं होगा। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए गृह विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। और भी कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव से। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के एसीएस गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी मौजूद हैं। सर, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग की रिव्यू मीटिंग की थी, किस तरह के कुछ कई अहम फैसले लिए गए हैं, क्या? देखिए, जो गृह विभाग की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है, बेसिक पॉइंट ये है कि सबको सुरक्षा, सबका सम्मान, 0% टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, माफियाओं का समाप्तिकरण, उनका जो है खात्मा होना है और एक मित्र पुलिस की दृष्टि से जो है पुलिस को आगे बढ़ाना है। इसी कड़ी में कल गृह विभाग की समीक्षा हुई है। ये जो 0% टॉलरेंस टू क्राइम है, आपने देखा होगा कि गैंगस्टर एक्ट में लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। जो संपत्ति जब्त हुई, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको भी जो है नियमानुसार ध्वस्त किया गया, जिसको आप तथाकथित रूप से बुलडोजर की बात करते हैं। कार्रवाई बहुत सख्त की जा रही है और आगे भी की जाएगी। आगे आने वाले समय में कोशिश ये की जाएगी कि किसी भी सूरत में जनपदों में क्राइम को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, जिससे कि क्राइम फ्री एक हम लोग एनवायरनमेंट बना सकते। सर, धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर से जिस तरह से हटाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या लाउड स्पीकर के बहाने एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती रही है पहले? देखिए, लाउड स्पीकर के बारे में माननीय न्यायालयों के बहुत स्पष्ट आदेश हुए हैं।
जो एनवायरनमेंट के नॉर्म्स है वो बहुत स्पष्ट है। कितने डेसिबल तक लाउड स्पीकर लगना चाहिए सभी के लिए है, न केवल धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए ये दिया हुआ है। तो ऐसे में उन नॉर्म्स को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। कई जगह स्वेच्छा से लोगों ने जो है सुधार किया है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है, धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाइए, बैठिए उनके साथ और जो है अपनी बात मनवाइए, जिससे कि व्यवस्था बन सके। हमारे प्रदेश में हर त्यौहार बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। हर वर्ग, हर धर्म का त्यौहार अच्छे और हर्ष उल्लास से मने, यही हमारे पूरी प्रयास हमारी पुलिस की है और यही निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया। एक आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया में की किस तरह से आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्योंकि एक तरह से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए कई लोग धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, कई अनर्गल बातें लिखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में अगर कोई भी बयान दिया जाए और जिम्मेदार लोग द्वारा अगर दिया जाए तो उसको बहुत जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। अगर सोशल मीडिया में कहीं भी कोई ऐसी बात है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे लोगों के भाव में कहीं कठिनाई आएगी तो नोटिस देने का निर्देश पुलिस को दिया गया है। कई बार नोटिस देने के बाद लोग उसको विड्रॉ करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा हमने कहा नहीं है, उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कहीं भी इस तरह का धार्मिक भाव को जो है खंडित करने का कोई भी काम कहीं करेगा तो निश्चित बहुत सख्त कार्रवाई भी होगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपसे एसीएस सोम, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर सोशल मीडिया या अन्य जरिए से कोई भी उत्तर प्रदेश में अफवाह या अराजकता फैलाएगा उसकी अब खैर नहीं होगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज, लखनऊ। देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शिवपाल सिंह यादव की आजम खान से मुलाकात पर कहा कि शिवपाल सिंह यादव को आजम खान से मुलाकात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे इस समय जेल में हैं और वे अपराधी हैं। और भी कई मुद्दों पर संजय निषाद ने एएनबी न्यूज पर अपनी राय रखी। इसकी राजनीति में इन दिनों शिवपाल सिंह यादव का नाम काफ़ी चर्चा में है। इस समय हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। संजय निषाद जी, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव का कल बयान आया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर हमें पार्टी से निकालना चाहें तो निकाल दें, और वो आज आजम खान से मिलने गए थे, दुख दर्द बांटने गए थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम आपकी पीड़ा को मुख्यमंत्री से कहेंगे, प्रधानमंत्री से कहेंगे, इसके किस तरह के मायने निकाले जाएं? देखिए, माननीय शिवपाल यादव एक मजे नेता हैं और लंबे समय से राजनीति किया है। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई अलग से, तो मैं तो उन्हें सलाह दूंगा कि अपनी पार्टी की नीतियों का प्रसार करें और जो उन्होंने के कार्यकर्ता हैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें, उसके लिए काम करें। और समाजवादी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। समाजवाद तब तक था जब तक मुलायम सिंह थे, और मुलायम सिंह से हटे अगर विरासत, जो राजनीति विरासत में मिलती है, जनता उसे हिरासत में रख देती है। आज के दिन में असली समाजवाद तो माननीय मोदी जी, योगी जी के पास है। असली में लोहिया की नीतियों का पालन उसे धरातल पर मोदी जी, योगी कर रहे हैं। बिना भेदभाव के सभी जाति, सभी वर्गों को सभी योजनाओं का लाभ देना, इवन मुसलमान को भी घर में देना, उनके बच्चों को खाना देना, इलाज करना, उनका घर, ये सारा कुछ उनके पारदर्शिता की वजह से नौकरी देना। आज देखे होंगे कि कितनी वैकेंसी निकली है 5 साल में, कोई भी कोर्ट में विवादित नहीं हुई, कोई चैलेंज नहीं हुआ। पहले की तो अब देखो ऐसा क्या भेदभाव होता था कि कोर्ट स्टे दे देती थी, बेचारे भर्ती कर लिया और लटक गए कोर्ट के द्वारा। इसके मतलब क्या पहले था जंगल राज और कैसा इस समय मंगल राज है। तो इस मंगल राज की समर्थन तो सारी जनता कर रही है। संजय निषाद जी, एक सवाल ये है कि पहले आप समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में रहे हैं, क्या आजम खान के साथ अत्याचार हो रहा है? जैसा जो करेंगे वैसा भरेंगे, कबीरदास जी ने कहा है। और जैसा उन्होंने किया है तो आरोप पत्र, गलती किया है तभी तो जेल में निरुद्ध हैं। कुछ न कुछ साक्ष्य हैं तभी तो उनके पास अगर बचने के साक्ष्य हैं, जिसके पास बचने के साक्ष्य होते हैं तुरंत उन्हें जमानत मिल जाती है। अगर आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि विभागीय समीक्षा लगातार कर रहे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जहां भी खामियां हो रही हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी अधिकारियों को लगातार दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज, लखनऊ। आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात पर बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई मुलायम परिवार और अखिलेश परिवार की है, जो अब
सड़क पर आ चुकी है। या तो धीरे धीरे बीजेपी के करीब आ रहे हैं। देखिए, ये उस परिवार की आंतरिक लड़ाई है जो लगातार चल रही। कई बयानों में शिवपाल जी का आज ही मैं पढ़ा कई जगह कि उन्होंने कहा अखिलेश में हिम्मत हो तो मुझे निकाल दें। तो ये परिवार की लड़ाई और इसको इस तरह देखना चाहिए कि ये एक मुलायम परिवार और अखिलेश परिवार के बीच की लड़ाई है। मुलायम परिवार का समर्थन या मुलायम का समर्थन पहले भी आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी के लिए था। उन्होंने 19 में कहा आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। उनकी बहू ने चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब उसी परिवार के सदस्य शिवपाल हैं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई मुलायम सिंह परिवार और अखिलेश परिवार की है जो सड़कों पर धीरे धीरे आ गई। आजम खां से जयंत भी मिले थे और आज शिवपाल जी भी मिले। मुझे लगता है कानूनी कार्रवाई में जो सपा प्रवक्ता अमित जावई ने जहांगीरपुरी हिंसा पर कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए पीएम मोदी की चुप्पी जिम्मेदार है। तो साथ ही कहा कि रमजान के महीने में मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। सीधे सीधे उसके लिए इस देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी और खामोशी जिम्मेदार है। सवाल ये है कि अगर हिंदुत्वा फैशिस्ट ये ताकतें सरकारी संरक्षण में जो उन्माद मुसलमानों के इलाकों में जाके दंगे फसाद तोड़फोड़, क्या हमारे देश में रामनवमी हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं मनाते रहे हैं? लेकिन ये जो ताकत है ये चाहती है कि हिंदुओं को रामनवमी में और मुसलमानों को रमजान में बांटकर रमजान के महीने में आप पूरी दुनिया में मुसलमानों को जलील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा समाजवादी पार्टी कह रही है। इन सारी स्थितियों के लिए, दंगे के माहौल के लिए, बगैर उनकी अगर वो कुछ इस पर अपना स्टैंड लें, देश के प्रधानमंत्री है ना। लेकिन विवादित बयान तो आ रहे हैं। नहीं, जब विवाद आप फैला रहे हैं, जब आप विवाद प्लांट करके आपको सिर्फ दिल्ली में एमसीडी का चुनाव करना है, सैकड़ों कॉलोनियां हैं जो अनऑथोराइज कॉलोनियां दिल्ली के अंदर हैं। तो सवाल यह है कि एक मुस्लिम इलाके की कॉलोनी में डेमोलिशन का ऑर्डर कैसे आ गया? श्री अमित शाह जी क्या समझना चाहते हैं आप? मुसलमानों को, आप दिल्ली के मुसलमानों को समझते क्या हैं आप? उसी दिल्ली में जब सिखों को कत्लेआम हुआ, आरएसएस इन्वॉल्व थी, दूसरी ताकतें इन्वॉल्व थी। तो पूरे दिल्ली के जो अमन पसंद लोग थे, चाहे मुसलमान थे, इवन समाजवादी लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे, आग में कूद के सिखों को बचाया गया। आज जो लोग बचाना चाहते हैं, राजनीति की परंपरा नहीं है। आरएसएस बीजेपी के नेताओं के अगर हम भी लिस्ट बनाना चाहें तो हर जिले में 100 ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिसका नक्शा पास नहीं होगा, जो अनऑथराइज होंगे। अधिवक्ताओं की ताकत समाजवादी लोगों के पास भी है उत्तर प्रदेश में। हर महीने बिल्डिंगें आपकी गिरनी हाई कोर्ट से शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या यह स्वस्थ परंपरा होगी? अगर योगी जी नक्शे के नाम पे मुंबई समेत पूरे देश में मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में 10 बजे रात से लेकर सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद करने के आदेश के बाद मुंबई पुलिस इसका सख्ती से पालन करवा रही है। मुंबई में मस्जिदों के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया जा रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं का मानना है कि मस्जिद में पूरे दिन में सिर्फ 4 मिनट के लिए अजान के समय लाउडस्पीकर बजाया जाता है, लेकिन बाकी अन्य धर्मों में त्योहारों के समय ऊंची आवाज में डीजे बजाए जाते हैं। सरकार उसे भी बंद करे। राजनेताओं के सभाओं में बजने वाले लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगनी चाहिए। वहीं लाउडस्पीकर को लेकर हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की। मुंबई सहित पूरे देश में जिस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति की जा रही है, ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल इस वक्त मुंबई के मलाड पठानवाड़ी इलाके में है, जहां पर मस्जिद के बाहर मुंबई पुलिस तैनात की गई है। हालांकि ये हर शुक्रवार के इस तरह का बंदोबस्त लगाया जाता, कोई नया नहीं है। लेकिन लाउडस्पीकर को लेकर जिस तरह से मनसे की राजनीति है, उस पर हम बात करेंगे यहाँ के धर्मगुरुओं से। सबसे पहले सर बताइए, लाउडस्पीकर को लेकर जिस तरह से अलग अलग रोज बयान आ रहा है, अब तो बयान ऐसा भी आ रहा है कि भोंगे को लेकर एक फिल्म बनाई गई है, उसको रिलीज किया जाएगा। फिलहाल लाउडस्पीकर को लेकर आपकी क्या राय बताइए? देखिए, बात ऐसी है,
लाउड स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा, जैसा रहेगा वैसा हम करेंगे, बराबर है। रही बात लाउड स्पीकर उतारने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया नहीं है। रात को 10 से सुबह 6 बजे तक के स्पीकर बंद रहेंगे। अगर एकदम से ही लाउड स्पीकर हटाना है तो मैं तो चाहता हूँ कि हर चीज़ में हटाया जाए, चाहे वो फिर नेताओं की रैली में हो, चाहे संसद में हो, कहीं पे भी हो, पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया जाए। हर चीज़ में से, यानी हर चीज़, यानी जो भाषण होते हैं नेताओं के, जो संसद में जो इस्तेमाल होते हैं माइक, हर चीज़ में से माइक को बैंड कर दिया जाए तो हम भी उतारने के लिए तैयार है, हम भी बैंड कर देंगे। मनसे ने जिस तरह से अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि 3 मई के बाद अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारा गया तो 5 बार वह जो है मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा करेंगे, उसके लिए सरकार ने जवाब दे दिया है। मुंबई कमिश्नर, पुणे कमिश्नर ने उनको जवाब दे दिया है कि भाई 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई कुछ चलेगा नहीं। अजान के 15 मिनट पहले, अजान के 15 मिनट बाद, अजान के 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद कहीं पे भी नहीं होगा, और वो करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन 24 घंटों के अंदर कितने स्पीकर मस्जिद में बजते हैं, कितने मिनट तक स्पीकर बजाए जाते हैं? कुछ नहीं है, चंद 3 से 4 मिनट का टाइम रहता है अजान का, कुछ ज्यादा वक्त रहता नहीं है। जिस तरह से मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि 70% लाउड स्पीकर या तो बंद है या तो फिर बंद कर दिए गए हैं, आप लोगों की इस पर व्यक्तिगत राय क्या? देखिए, ऐसा तो कोई जगह से अभी तक मैसेज आया नहीं कि कोई मस्जिद से लाउड स्पीकर बंद है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई रात को 10 से सुबह 6 बजे तक के कहीं पे भी कोई भी चीज़ में, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, हर चीज़ में लाउड स्पीकर बजाने का कोई अनुमति नहीं है, तो हम उसका पालन कर रहे हैं केंद्र अपना सरकार का। आने वाले समय में जिस तरह से सरकार ये कोशिश कर रही है, खास करके मनसे द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर तुल पकड़ाया जाए, आप लोगों की व्यक्तिगत क्या राय है और आप अपने समाज के लोगों को क्या राय देना चाहते हैं? भाई राज ठाकरे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, सारा देश जानता है कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं तो सारे देशवासियों से, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक कास्ट के हो, हर एक जात के हो, बस अपना अपना शांति बनाए रखे, कोई किसी की बातों में ना आए, कोई किसी से झगड़ा ना करे, कोई बैर ना करे। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। जाहिर तौर पर एक संदेश जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हालांकि जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति की जा रही है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर दिया गया है उसका जो है यहाँ पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगर सरकार चाहती है और वो नियम बनाती तो जाहिर तौर पर उसका पालन करने के लिए वह तैयार है। कैमरा पर्सन बिजनेस के साथ में सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। और इसी के साथ ही देश के बाद में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।